वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देर से आया हूं, इसलिए आप सभी की क्षमापना। हरिद्वार से सीधा प्रसारण देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का। और अब शुरुआत कर लेते हैं मिड डे प्राइम में। शुरुआत में देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1 से 3 बजे के बीच नमाज की अनुमति, बाकी समय हो सकेगी मां सरस्वती की पूजा। पश्चिम बंगाल में दीदी के एमएलए मुनीरुल इस्लाम की बेलगाम जुबान, चुनाव आयोग पर किया अत्यंत अमर्यादित टिप्पणी, आपराधिक शब्दों का किया इस्तेमाल, भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन मिशन बंगाल पर। इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल का दौरा करने की खबर। ममता सरकार को घेरने का तैयार होगा ब्लूप्रिंट। भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द होगा रक्षा समझौता। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने यूरोपीय यूनियन की संसद में दी जानकारी। और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में प्रदर्शन, सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग। और अब विस्तार से समाचार। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की दायर की गई नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार को नमाज 1 से 3 बजे के बीच होगी। साथ ही नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक अलग प्रवेश और निकास मार्ग दिया जाएगा, जबकि पूजा करने वालों के लिए अलग रास्ता होगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में शुक्रवार यानी कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने और सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार भोजशाला में हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति है, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इस आदेश में ये स्पष्ट नहीं था कि यदि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी तो उस दिन क्या किया जाएगा। वहीं एएसआई के वकील ने कहा है कि अगर नमाज के लिए आने वालों की संख्या बता दी जाए तो उसके लिए पास जारी किए जा सकते हैं, ताकि प्रवेश में कोई समस्या ना हो। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज शाम तक एएसआई को जानकारी देने का निर्देश दिया है। तो आइए अब जान लेते हैं भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु। वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों होगी। 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। और इसके लिए अगर हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जिसमें कहा गया है अलग से प्रवेश और निकास मार्ग होंगे। इसके साथ ही नमाज के लिए परिसर में अलग जगह निर्धारित होगी। साथ ही पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था की जाएगी। एएसआई ने मुस्लिम पक्ष से नमाजियों की संख्या मांगी है और आज शाम तक नमाजियों की संख्या एएसआई को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो भोजशाला पर यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों होगी। धार की भोजशाला में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन पुराने फॉर्मूले पर निर्भर है। विवाद का इतिहास धार्मिक दावों, परंपराओं और अदालती व्यवस्थाओं से जुड़ा रहा है। धार में स्थित एक प्राचीन स्मारक राजा भोज ने विद्या मंदिर की स्थापना की थी। मां सरस्वती का मंदिर यह है, हिंदू पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि यहाँ शिक्षा का केंद्र था। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहाँ पर कमाल मौला मस्जिद है। इसके साथ ही भोजशाला में पूजा और नमाज पर जो विवाद है उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आज निर्देश आया है।
धार में इसे लेकर कई बार सांप्रदायिक हिंसा भी हुई है और एएसआई ने 1902 और 1903 में सर्वे किया था और इस सर्वे रिपोर्ट को एएसआई ने कोर्ट में पेश किया। एएसआई की रिपोर्ट में फोटोग्राफ भी संलग्न है। कोर्ट में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश की है जिसमें फोटोग्राफ भी संलग्न किए हुए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में भगवान विष्णु और कमल स्पष्ट रूप से हैं। फोटोग्राफ जो हैं वो संलग्न किए हैं और उसमें भगवान विष्णु और कमल जो है वो स्पष्ट हैं। एएसआई का कहना है कि भोजशाला में मंदिर के स्पष्ट संकेत हैं। इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है उसमें मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति है। शुक्रवार को और मंगलवार को हिंदू समुदाय को पूजा करने की अनुमति दी गई है। वसंत पंचमी पर भी हिंदू पूजा की अनुमति दे दी गई है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, बेहद अहम फैसला है ये, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश काफ़ी अहम है, लेकिन शुक्रवार को ही अगर दोनों जो हैं चीज़ें पड़ती हैं तो उसमें थोड़ा सा किस तरह से उसके इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी तरह की विवाद की स्थिति ना हो। बिल्कुल रमा, ये एएसआई संरक्षित क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है कि आमतौर पर मंगलवार को पूजा अर्चना होगी, शुक्रवार को नमाज का दिन तय किया गया था। लेकिन इस बार एक कोइंसिडेंस है कि शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ रही है और एएसआई का 2003 का जो आदेश है उसमें बसंत पंचमी को भी पूजा का अधिकार दिया गया था हिंदू पक्ष को। तो इस टकराव को जो दिनों का जो टकराव है कि एक ही दिन जुमे की नमाज भी है और बसंत पंचमी है, हिंदू पक्ष ये चाहता था कि कल 5 बजे तक नमाज वहां पर ना हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम एक सेपरेट पैसेज दे देते हैं नमाजियों को जहां से वो 1 से 3 के बीच ही प्रवेश करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उस परिसर से बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी कोई रुकावट नहीं होगी दोनों पक्षों को कि वो अपने अपने रिचुअल्स ना कर सके। यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रस्ताव था एएसआई का कि एक अनुमानित संख्या बता दी जाए कि कितने लोग वहां नमाज पढ़ने आएंगे, तो उनके लिए पास जारी कर दिया जाए ताकि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी असुविधा के वहां पर दोनों ही कार्यक्रम चल सके। ये जो पास का विचार था एएसआई की तरफ से दिया गया था जिसे कोर्ट ने मुफीद माना और इसको कहा है कि आज शाम तक सभी जितने भी एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं लोगों के उतने पास एएसआई जारी कर देगा ताकि कल सुचारू रूप से ये 1 से 3 बजे नमाज की प्रक्रिया हो सके। पूजा के लिए पूरा दिन, जैसा कि कोई समय निश्चित नहीं है, पूरा दिन किसी भी समय पूजा हो सकती है। हालांकि जो मुख्य पूजा है, आज ये बात कोर्ट ने भी अपनी तरफ से रखी कि 1 बजे तक की मुहूर्त जो बताया जा रहा है वो है और इसीलिए 1 से 3 के बीच अगर वहां पर नमाज होती है तो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए पूजा अर्चना के कार्यक्रम में। यही व्यवस्था रहेगी क्योंकि मामला अभी सब जुडिस है और ये लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से वहां पर मेंटेन रहे, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वो और एएसआई दोनों मिल करके ये सुनिश्चित करें कि सुचारू रूप से दोनों चीजें वहां पर कल हो सके। विकास, पूरा मामला ये है क्या, कब से है और किस तरह से इसमें जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी दलील रखी है और कहां तक ये मामला पहुंचा है? बिल्कुल, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों ही पक्षों का ये दावा है कि ये जो पूरा क्षेत्र है जो इस पर हिंदू पक्ष अपना दावा देता रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर था जो कि यहाँ पर एनक्रोच करके यहाँ पर नमाज पढ़ने लोगों ने शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद वहाँ पर बहुत समय से है और एनक्रोचमेंट जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मामला पूरी तरह से अभी अदालत के विचाराधीन है, अब ये भी देखें कि यहाँ पर अलग अलग मामले अलग अलग कोर्ट्स पर हैं। जहां तक मालिकाना हक की बात की जाए तो वो बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे है, लेकिन इस बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी याचिकाएं आती रही हैं। जैसे कि इसी बार आप इसी याचिका को देखें कि इसमें हिंदू पक्ष का ये कहना था कि कल जो है बसंत पंचमी के दिन 5 बजे तक कोई नमाज ना हो, क्योंकि मुख्य तौर पर उनका ही ये अधिकार है इस क्षेत्र पर और इसीलिए पूजा यहाँ पर सुनिश्चित हो सके बसंत पंचमी को, इसको लेकर के नमाज कल ना हो पाए एएसआई के ऑर्डर के मुताबिक। लेकिन कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया है कल के लिए। आगे की जो कार्रवाई होगी, जो अभी सिविल सूट पेंडिंग है इसको लेकर के, वो किसके पक्ष में फैसला आता है, तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। सिविल सूट में जो सुनवाई होती है उसमें जब भी निर्णय आएगा तब स्थिति साफ हो पाएगी कि किसके दावे में कितने उनके पक्ष में सबूत हैं, कितना पुख्ता किसका दावा है, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये एएसआई, क्योंकि इसका जो पूरा जो भी नियंत्रण है इसकी पुरातात्विक महत्व को देखते हुए उसके कंट्रोल में है और इसीलिए उसने ये पूरा जो पॉलिसी एक आदेश जारी किया था 2003 में कि इन 2 दिनों में यहाँ पर रिचुअल्स किए जाएं।
रोज इस तरह की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि उससे स्ट्रक्चर जो होते हैं इस तरह के जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको नुकसान ना हो, इसीलिए रेगुलेटेड वे में पूजा अर्चना भी करने दी जाती है, नमाज पढ़ने दी जाती है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल आरिफ ने मौत की सजा के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक आरिफ को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। उसके बाद उसने पुनर्विचार याचिका और राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी अर्जी खारिज हो गई। आरिफ 22 दिसंबर 2000 को उन 3 लोगों में से एक था जिसने लाल किले में दाखिल होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे। सेना के 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में लाल किले पर हमला करने वाले 2 आतंकी भी मारे गए थे। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम के कथित भड़काऊ बयान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 19 तारीख को एसआईआर की फाइनल लिस्ट में सब ठीक रहा तो अच्छा, वरना आग ही आग हुई। विधायक का भाषण बंगाली में है। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। झंडा चलবে না, লাঠিতে ভাঙতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনের। মানুষকে নিয়ে ছেলা কেলামো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না। তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। আর আইন কার জন্য? মানুষের জন্যই। তুমি নিজেই জানো না কখন কি বলছো। তাই একটা একটা করে আমাদের সংবিধানের উপরে, আমাদের সুপ্রিম কোর্টের উপরে আমাদের আস্থা রাখতে হবে। একটার পর একটা গালে থাপ্পড় পড়ছে বিজেপি। বিজেপিকে খুশি করতে গিয়ে আজকে বাংলার 12 কোটি মানুষকে হেনস্থা করছে। তাই এই নির্বাচন কমিশনের এখান থেকে আমি বলতে চাই, ওনাকে পদত্যাগ করা উচিত। ভাড় হয়ে গেছে, গাদ্দার হয়ে গেছে, বেইমান অযোগ্য লোক। তাই সামনে দিনে আপনারা প্রস্তুত থাকুন, নিজে বাঁচার জন্য এবং আগামী প্রজন্মকে বাঁচাবার জন্য। যাই হোক, বলার অনেক কিছু ছিল, আমি শুধু ইশারায় বলবো, 19 তারিখে ফাইনাল লিস্ট বের হবে। তখন কিন্তু যদি সব ঠিকঠাক হয় আর নচেত দেখবেন চারদিকে আগুনে আগুন জ্বলছে। কিচ্ছু করার নেই, কিচ্ছু করার নেই। वहीं फरक्का में सरकारी सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ के आरोपी टीएमसी कार्यकर्ताओं को जमानत मिलने के बाद वीरों जैसा सम्मान दिए जाने का मामला भी सामने आया है। स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने जेल से छूटे आरोपियों को जनता का सेवक बताकर उनके कृत्य का महिमा मंडन किया है। जमानत पर रिहा होने के बाद एक स्थानीय तृणमूल नेता वीडियो में उन 6 लोगों से कह रहे हैं, लोगों के लिए काम करते हुए तुम्हें जेल जाना पड़ा, ये एक वीर की पहचान है। वहीं दूसरी ओर पुलिस कार्रवाई के अभाव में विधायक मुनीरुल इस्लाम के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की भी कमर तोड़ने की धमकी दी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में टीएमसी विधायक खुद अशांति का नेतृत्व कर रहे हैं। घोष के अनुसार बंगाल पुलिस सत्ताधारी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। ये बयान निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार को जारी नए निर्देशों के बीच आया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने को कहा है। इसके तहत 1.36 करोड़ लोगों की मतदाता सूची विसंगतियों का निपटारा होना है। दिलीप घोष ने मतदाता आंकड़ों में पिता पुत्र की आयु जैसे गंभीर विरोधाभासों पर चिंता जताई है। इन्होंने चुनौती ले लिया है कि एसआईआर होने नहीं देंगे टीएमसी, इसे जानबूझकर कराया। उनके एमएलए जाके जो अशांति में लीड कर रहे हैं, तो शांति कहां से आएगा? यहाँ की पुलिस ऑफिसर और दूसरों का हिम्मत नहीं उनके नेता के खिलाफ कुछ करे। तो इसलिए यहाँ की जनता को जो पीड़ा है, जो दुख है, वो व्यक्त करने की जगह नहीं है। बाप का उम्र 50 और बेटा का 45 साल है, उसका तो कंप्लेन होना चाहिए। वो कंप्लेन करने का जगह ही नहीं है, मार खाना पड़ रहा है।
हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अगर आपसे समझना चाहें, पहले मुनीरुल इस्लाम के भड़काऊ भाषण पर बात कर लेते हैं। बेहद जिसे कह सकते हैं कि संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला ये बयान अपने आप में किस तरह की टीएमसी सरकार की नीति को दिखाता है। उसके साथ ही वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी चुप है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, टीएमसी एमएलए, ये जो फराक्का के टीएमसी एमएलए है मनीरुल इस्लाम, वो अपने बयान में एक जगह कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुनानी केंद्र में एक भी तोड़फोड़ या तोड़फोड़ की घटना ना घटे एवं उनकी कानूनी व्यवस्था, राज्य की जो कानूनी व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है तब टीएमसी के जैसे ये एमएलए हैं, ये मनीरुल इस्लाम, ये ऐसे भड़कालू बयान दे रहे हैं जहां पे वो कहते हैं कि कमीशन का कमर तोड़ना है। वो कह रहे हैं कि अगर एसआईआर हमारे मुताबिक नहीं होगा तो आग ही आग चलेगा चारों ओर। तो एक तरफ से धमकी है कि अगर एसआईआर उनके मुताबिक ना हो तो वो आग ही आग लगा देंगे। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि मनीरुल इस्लाम लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है कौन लोग? ये सवाल उठ रहा है कि फराक्का में जब मनीरुल इस्लाम गए थे, वहां पे तोड़फोड़ हुआ, तब तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एफआईआर में अननोन पर्सन का नाम लिखा है, मनीरुल इस्लाम का छवि वहां पे देखा जा रहा है, वीडियो देखा जा रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि फराक्का में जो 14 जनवरी को जो तोड़फोड़ हुआ हियरिंग सेंटर में, वो सब उनके नेतृत्व में हुआ है। फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मनीरुल इस्लाम और एक 2 कदम आगे बढ़े और अब वो कहने लगे कमीशन का कमर तोड़ देंगे, आग लगा देंगे चारों ओर अगर हमारे हिसाब से एफआईआर ना हो। किसी मनीरुल इस्लाम के हिसाब से तो एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर होगा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। चुनाव आयोग जो उनका मोटो है कि कोई भी वैध वोटर का नाम ना कटे और कोई भी अवैध वोटर का नाम लिस्ट में ना रहे, उसके हिसाब से एफआईआर होगा। एफआईआर तो मनीरुल इस्लाम जैसे लोगों के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो भी बच्चे कुछ 14 जनवरी फरक्का में तोड़फोड़ की घटना में पुलिस अपनी जो छवि है सुधारने के लिए 6 लोगों को अरेस्ट किए थे, उनको भी जमानत मिल गया और उन लोगों को फूलों को हार पहना के कहा जा रहा है ये है हमारे वीर। तो वीर के नया डेफिनेशन तैयार किया है राज्य के तृणमूल कांग्रेस ने। ये कहना पड़ रहा है क्योंकि एक के बाद एक इंसिडेंट वही बता रहा है कि एक के बाद एक घटना घटती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है और राज्य प्रशासन कुछ और कह रही है। चुनाव आयोग डीजी को चिट्ठी लिखती है, सीएस को चिट्ठी लिखती है, लेकिन जमीनी हालात ऐसे हैं कि राज्यपाल को भी कहना पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था राज्य का ठीक नहीं है। तो एक तरह से मनीरुल इस्लाम जैसे लोगों का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। क्या इस पर सख्त कार्रवाई करके राज्य प्रशासन ये सुनिश्चित कर पाएगा कि यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक है? ये देखना होगा। क्योंकि सीएम तो बेलडांगा जब इंसिडेंट होता है तो सीएम कहती है कि जुम्मावार है। सौरभ, एक बड़ा सवाल यही आता है कि जो राज्य प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था का जिम्मेदार है, इस तरह की टिप्पणियों पर भी चुप क्यों है? जब मुनीरुल इस्लाम कहते हैं कि चुनाव आयोग की कमर तोड़ देंगे, आगजनी हो जाएगी, आग लगा देंगे, तो इस तरह की टिप्पणी किस तरह से, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को भी वहां पर बिगाड़ने की एक कवायद जो है वो दिखाई दे रही है। किस तरह के जमीनी हालात वहां पर हैं और राज्य प्रशासन का जो इस तरह का रुख है वो क्यों है? देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई भी लीडर या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि जब ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे जब बात कह देते हैं जो कहना नहीं चाहिए, तब क्या होता है? तब होता है कि उनके पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हमारा स्टैंड नहीं है और एक कार्रवाई किया जाता है, सुपॉस किया जाता है, ये मैसेज देने के लिए कि हम इसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं, हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे। लेकिन बंगाल में आज तक ये ऐसी इंसिडेंट बहुत कम देखने को मिला है। और एसआईआर प्रोसेस में तो आप मानो कि इसका आप 0 लगा लो आंकड़ा कि ऐसी घटना घटी है। अगर घटती तो बेलडांगा में जब हिंसा की घटना घटी तब सीएम का क्या बयान था? सीएम का बयान था कि शुक्रवार है, जुम्मावार है, तो कुछ ऐसे लोग तो जुम्मावार में अल्पसंख्यक लोग ऐसे जमायत होते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, हम इसे कैसे रोक पाएंगे? तो ये
विरोधी जो है वो ये सवाल उठ रहा है कि मानो कि ये ऐसा कहना है कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो बच्चे तो खेलेंगे ही, तो खेल कूद में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं ये प्रत्याशा चुनाव आयोग का भी है कि सख्त कार्रवाई उनके तौर से हो जाए, उनके तरफ से लिया जाए। इसलिए चीफ सेक्रेटरी, डीजी और कोलकाता पुलिस के जो सीपी है उनको भी कल चिट्ठी लिखा है निर्वाचन कमीशन, चुनाव आयोग ने। और अगर जहां तक निष्पक्षता के सवाल है तो चुनाव आयोग ने कल 2 चिट्ठी लिखा है। एक चिट्ठी था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर डीजीपी और कोलकाता के सीपी को। दूसरा चिट्ठी राज्य के सीओ को था कि आप शनिवार के भीतर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो तालिका है वो तैयार कीजिए और उसको तैयार करके जो सुनवाई जो सेंटर है वो पोलिंग स्टेशन के करीब कीजिए, वहां पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप दीजिए, माध्यमिक जो यहाँ का 10th के जो एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है उसको आप मान्यता दीजिए। तो चुनाव आयोग तो 2 चिट्ठी लिखा है। अब देखना ये है कि एक चिट्ठी पे एक सवाल और खड़ा होता है, कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी सबूत के चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसकी कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल क्या उठा सकता है, और अगर उठा रहा है तो उसके पीछे किस तरह की राजनीति, किस तरह की मंशा नजर आती है। आगामी चुनावों को देखते हुए भी आपको लगता है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? ये बात तो साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तैसे उसके चलते टीएमसी के जो लीडर्स है वो भी कहीं ना कहीं भड़कालू बयान देते जा रहे हैं। और ये मानना है कि एसआईआर प्रोसेस का ये जो फिगर है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो फिगर है, इसको लेकर तृणमूल को काफी आपत्ति है। वो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो फिगर है 1,36,00,000, जिसमें उनका उसको रोकने के लिए कुछ हद तक मतलब कुछ भी कर सकती है, ऐसा उनका रवैया है। वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को मानने वाले नहीं है। ऐसा तो वो पब्लिक में भी कह रहे हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो फिगर है वो उससे उनकी आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी कई तरह के विरोधाभासों के सवाल उठाए हैं। देखिए बीजेपी का कहना है कि वो जो फॉर्म 7 जो है, जिससे अगर किसी को लगता है कि ये वोटर वैध नहीं है, अवैध है, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो बीजेपी का कहना था कि फॉर्म 7 का जो 19 जनवरी लास्ट डेट था, उनमें जब वो फॉर्म 7 फिलअप करने गए, जब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति कितना फॉर्म 7 डाल सकता है, इसका कोई फिगर लिमिटेड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब जब हियरिंग्स जो यहाँ का जो वीडियो ऑफिस है या फिर जो एसपी ऑफिस है, उसके बाहर तृणमूल के लोगों ने वहां पे जमायत करके जिस तरह से बीजेपी के ये जो फॉर्म 7 दाखिल करने का जो प्रयास था उसको रोका। उसको चलते बीजेपी का एक एलिगेशन है कि वो जो चाहते थे कि कमीशन के नियम के हिसाब से जब काम करना चाहते तब भी टीएमसी विरोध कर रही है, और कमीशन जो एसआईआर को प्रोसेस को आगे लेकर जाने के लिए जो कदम उठा रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं। और विरोध का एजेंडा 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो फिगर है वो फिगर कहीं ना कहीं टीएमसी को चुप रहा है। अब वो फिगर क्यों चुप रहा है, वो शनिवार को जब तालिका प्रकाश हो जाएगा ना, जब पंचायत भवन में, ब्लॉक ऑफिस में, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, बूथ वाइज वो जब लिस्ट सामने आएगा कि कौन से जिले में कौन कौन लोग हैं और क्यों है, तब ये बात स्पष्ट होगा कि टीएमसी का असल में ये सारे विरोध का कारण क्या है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जीजी न्यूज के साथ। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक आज शाम 5 बजे कोलकाता स्थित ITC हॉल, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे, जिसमें सभी CEO कार्यालय अधिकारियों के साथ सभी पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। वहीं शाम 7 बजे भी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR की प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी के आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुविधा और लोगों पर अनावश्यक तनाव न डालने पर जोर दिया था। हर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश हैं कि वो पर्याप्त कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात करें, जिससे SIR की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चले। पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को सख्त हिदायत दी गई है कि सुनवाई स्थलों पर कोई कानून व्यवस्था की समस्या न हो और SIR गतिविधियां शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हों। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी या विभाग निर्देशों का पालन नहीं करता या चूक के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग की मेजबानी में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया में साल दर साल सुधार हो रहा है। उन्होंने SIR का भी जिक्र किया और कहा कि इसके जरिए बिहार चुनाव में 7.5 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। With the efficiency of the booth level officers, the electoral registration officers and the chief electoral officer of Bihar, that out of 75 million electors, the number of appeals were 0. And another feat which was achieved in these Bihar elections were, we had polling on 2 dates, 6th November and 11th November. Nearly 1 lakh polling stations. And once again, a leading question, how many repolls were required? 0. सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रदेश इकाइयों के अपने पहले दौरे के क्रम में नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। नितिन नवीन अपने पश्चिम बंगाल दौरे की शुरुआत 27 जनवरी को दुर्गापुर से करेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे प्रदेश भाजपा नेतृत्व के साथ साथ विभिन्न पार्टी मोर्चों और जिला स्तरीय संगठनों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक में नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न केवल जीती हुई सीटों को बरकरार रखने पर मंथन करेंगे, बल्कि अन्य नई सीटों पर जीत की रणनीति भी बनाएंगे। सूत्रों के अनुसार इसके साथ ही TMC के कथित उत्पीड़न और घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ममता सरकार को घेरने का ब्लूप्रिंट भी साझा करेंगे।
अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के ठीक अगले ही दिन यानी 21 जनवरी को नितिन नवीन ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपने प्रदेश में पार्टी संगठन की स्थिति और संभावनाओं की जानकारी नितिन नवीन को दी। पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं के अनुसार टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में अहम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चेन्नई में भाजपा और अन्ना द्रमुक के बीच चुनावी तालमेल को लेकर अहम सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईके पलानीस्वामी के साथ नाश्ते पर विस्तृत चर्चा की। गोयल ने पलानीस्वामी को अपना पुराना मित्र बताते हुए गठबंधन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए तमिलनाडु में सक्रिय है। उन्होंने द्रमुक को विकास विरोधी सरकार बताते हुए तीखा हमला बोला। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में एकजुटता का संदेश दिया गया। Under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the center and Thiru Palaniswamy ji in Tamil Nadu, the NDA alliance will completely throw out the DMK government. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने उदयनिधि की टिप्पणियों को राष्ट्र विरोधी और समाज को बांटने वाला करार दिया। गोयल ने मद्रास हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए नफरत फैलाने वाले भाषणों की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि तमिलनाडु के लोगों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। We totally oppose Mr. Udaynidhi Stalin for his anti-national comments. The High Court also yesterday has passed strictures against the hate speech of Udaynidhi Stalin, and I demand that Udaynidhi Stalin should immediately be removed from the government and action should be taken against Mr. Udaynidhi Stalin for his hate speech, for dividing the people of Tamil Nadu, for trying to create communal disharmony. अन्ना द्रमुक प्रमुख ईके पलानीस्वामी ने राज्य और केंद्र में एनडीए की सत्ता वापसी का बड़ा दावा किया है। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी चुनावों के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक हालात बदल जाएंगे। पलानीस्वामी के अनुसार देश के केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने जा रही है। राज्य स्तर पर उन्होंने अन्ना द्रमुक सरकार के गठन का कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा दिलाया। गठबंधन की रणनीति साझा करते हुए उन्होंने चुनावी जीत का एक बड़ा संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में पार्टी के बढ़ते आधार और गठबंधन की रणनीतियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में भाजपा के गठबंधन विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये निरंतर जारी रहेगी। वहीं द्रमुक द्वारा तमिलनाडु में भाजपा के लिए कोई जगह न होने के दावे पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी पहले ही अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर चुकी है। श्रीनिवासन के अनुसार भाजपा की निरंतर आलोचना ही इस बात का प्रमाण है कि पार्टी की मौजूदगी से विपक्षी दल असहज महसूस कर रहे हैं। What are you thinking will pan over the next couple of days in Tamil Nadu? Because we're seeing a lot of already the expansion that is started, and every day it is getting strengthened. And today after breakfast meeting, all the strategies about the PM's big rally tomorrow, everything would be planned. And ma'am, it's going to be a big event for the BJP, a Maha Gadbandhan in every sense. How do you see the DMK reacting to this? They're saying that BJP does not have a place in Tamil Nadu. How do you want to react to that? See, BJP, it is all their political statement, but every day they are criticizing BJP, and every day they are answering the BJP's demand. And those were the days that have gone. Already BJP has established here.
आगे बढ़ते हैं। केरल विधानसभा में शबरीमला मंदिर से सोने की कथित चोरी के मामले में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते विधानसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा मंगलवार से होगी। गौरतलब है केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सोना चोरी होने का ये मामला बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य की विजयन सरकार पर भाजपा समेत सभी विपक्षी दल हमलावर हैं। वहीं ईडी ने भी सोने की चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर मंगलवार को 3 राज्यों में छापेमारी की थी। शबरीमला मंदिर में हुई सोने की चोरी के मामले में केरल बीजेपी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने विजयन सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा केरल में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ने मिलकर देवस्थानम बोर्ड्स में जमकर लूट मचाई है। राज्य के सभी मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। केवल एनडीए ही ऐसा गठबंधन है जो लोगों की आस्था का सम्मान करता है। Both UDF and LDF have looted Devasam boards. All temples are managed by state government and they are looting it. They are insulting the faith of people, and India is the only alliance which says that we will keep the people's faith. This is very important. And we are very eager to see the real culprits go to jail, and people will send both UDF and LDF to the doors which they have not expected. And therefore, it's a Kerala is on the cusp of tremendous historical change. मिर्जापुर नगर क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कई जिम खोले गए थे जहां पर लोग शरीर फिट करने के लिए जाते थे और जिम में आने वाली लड़कियों के साथ वहां कार्यरत ट्रेनर और मालिक पहले दोस्ती करते थे और फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते थे। मामले का तब पता चला जब 2 लड़कियों ने इसकी शिकायत थाना देहात कोतवाली में की। पुलिस ने जिम संचालक और ट्रेनर को फिर हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों के मोबाइल में काफ़ी कुछ आपत्तिजनक बरामद हुआ। इसके बाद कार्रवाई करते हुए नगर क्षेत्र के 4 जिम को सील कर दिया गया। 2 को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी सिटी निदेश कुमार ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में योगी की सरकार है जो ऐसे धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के साथ साथ उनके सहयोगियों का फन कुचलने का भी काम करेगी। जिम के नाम पर लव जिहाद चल रहा है, इस पे तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। किसी भी तरह से कोताही नहीं होगी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। योगी की पार्टी के नाम से इस चिट्ठी में योगी ने राज्य में हुए व्यापक बदलावों, विकास की दिशा और भविष्य के संकल्पों को साझा किया है। योगी की पार्टी शीर्षक से लिखे गए इस पत्र में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से निकालकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की यात्रा का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया है। सत्ता के संरक्षण में पनप रहे माफिया के भय से साम्राज्य का अंत करते हुए विकास को गति दी है। निवेशकों में निवेश की होड़ लगी है। बीन से बाजार तक की व्यवस्था और रिकॉर्ड डीबीटी भुगतान से अन्नदाताओं की आय में वृद्धि हुई है। पलायन की पीड़ा और बेरोजगारी का दंश समाप्ति की ओर है। बेटियों के जन्म से विवाह तक सरकार आर्थिक सहायता सुनिश्चित कर रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा से संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जीरो पॉवर्टी लक्ष्य के साथ 6 करोड़ से अधिक लोगों को
गरीबी से बाहर निकाला है। डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव की ओर अग्रसर किया है। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में कुल 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा और निर्मल कुमार शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर एक बार फिर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई है। G4 देशों यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान की ओर से बयान देते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र के पास समय गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना नतीजों वाली बैठकों के दौर अब खत्म होने चाहिए और हर पल का उपयोग ठोस फैसलों के लिए होना चाहिए। The need for reforming the UN Security Council is getting more pronounced by the day. Further delays in implementing timely reforms would result in more human suffering and misery. The ongoing conflicts come at a heavy cost. Countless innocent lives are lost on a daily basis. We do not have the luxury of time to engage in cycles of meetings that are devoid of outcomes. We must collectively make every moment count. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन पात्रा ने व्हाइट हाउस राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय की निदेशक सारा कार्टर के साथ मादक पदार्थों की तस्करी पर हो रही बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने तस्कर रोधी सहयोग पर भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी के फ्रेमवर्क पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और इससे होने वाले खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों के आपसी प्रयासों में हुई प्रगति और निरंतर सहयोग की समीक्षा की गई। इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए द्विपक्षीय समन्वय के माध्यम से परिवर्तन पर जोर दिया गया। मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए टीडी न्यूज। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा साझेदारी करने जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख अथक्लास ने यूरोपीय यूनियन की संसद में ये जानकारी दी। यूरोपियन संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी, जिस पर नई दिल्ली में होने वाले EU भारत शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक मजबूत नए एजेंडा पर काम करने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की भी उम्मीद है। Setting our course towards 2030, leaders will endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. 3 stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership.
In areas like maritime security, cybersecurity, and counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers, and highly skilled professionals while promoting research and innovation. और आइए अब समझ लेते हैं भारत EU संबंधों को। भारत और EU के बीच अहम साझेदारी होगी, बेहद अहम इस साझेदारी को बताया जा रहा है। ये जो साझेदारी है सुरक्षा और रक्षा संबंधों पर भी मोहर लगाएगी, तो कई मायनों में ये अहम है। EU की विदेश नीति प्रमुख अज़ा क्लास ने ये जानकारी दी है और इसे भारत EU संबंधों की नई उड़ान भी कहा जा रहा है। कई मायनों में ये अहम है। काज़ा क्लास ने यूरोपीय यूनियन की संसद को इस बारे में सूचित किया है। उन्होंने कहा है ये एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी, इसीलिए ये साझेदारी बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि नई दिल्ली में होने वाले EU भारत शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे, तो संबंध जो हैं और मजबूत और कई मायनों में ये अहम है। यूरोप भारत के साथ एक मजबूत नए एजेंडा पर काम करने के लिए तैयार है, ऐसा भी उन्होंने कहा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की भी उम्मीद है और ये समझौता भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये शिखर सम्मेलन भारत EU के नए संयुक्त समग्र रणनीतिक एजेंडा को अपनाएगा। 2030 तक भारत EU संबंधों में इसका अहम रोल होने वाला है। ठोस फैसलों को मंजूरी इससे मिलने की उम्मीद है और ये जो साझेदारी है इसे ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में 3 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस रहेगा और ये बिंदु भी अपने आप में बेहद अहम है। पहला है भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरा करने का लक्ष्य। दूसरा है भारत EU FTA से बाजार खुलेंगे और बाधाएं हटेंगी। और इसके साथ ही स्वच्छ तकनीक, दवाइयों और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन मजबूत होगी। इसके साथ ही समुद्री और साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग पर भी सहमति बनेगी। सूचना सुरक्षा समझौते पर भी बातचीत शुरू की जाएगी और इसके साथ ही आवागमन पर व्यापक सहयोग ढांचे के लिए समझौता ज्ञापन पूरा किया जाएगा। मौसमी कामगारों, छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही इससे आसान होगी। शोध और नवाचार को इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन्हें लेकर ये समझौता बेहद अहम माना जा रहा है और भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक नई उड़ान कहा जा रहा है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।